नाजी नेताओं के बच्चे एक शक्ति और विशेषाधिकारों से भरी दुनिया में पैदा हुए थे। जब उनके पिता अराजकता फैला रहे थे, वे विलासिता से घिरे हुए रहते थे, वास्तविकता से सुरक्षित। तृतीय राइख ने उन्हें एक बेमिसाल जीवन प्रदान किया, जो उन भयावहताओं से दूर था जो शासन ने लाखों लोगों पर थोप दी थी। लेकिन राइख के पतन के साथ ही उनकी दुनिया ढह गई। जो कभी महानता का पर्याय था, वह अब एक असहनीय बोझ बन गया। नाजीवाद के वास्तुकारों के बच्चे एक ऐसी इतिहास की छाया में धकेल दिए गए जिसे उन्होंने कभी नहीं चुना। कुछ भाग गए, कुछ ने विरासत को थामे रखा, लेकिन सभी उस उपनाम के बोझ से चिह्नित हुए जिसे भुलाना नामुमकिन था। जब युद्ध समाप्त हुआ और मिथक टूटे तो क्या हुआ? उन्होंने अपने पिता और उनके द्वारा बनाए गए संसार की सच्चाई का सामना कैसे किया? क्या वे अपनी विरासत से मुक्त हो सके या फिर उस बोझ को ढोने के लिए अभिशप्त थे? जहरीले बचपन, विशेषाधिकार, अंधभक्ति और घृणा की फैक्ट्री। नाजी अभिजात वर्ग के बच्चों का बचपन एक समानांतर ब्रह्मांड में बीता, एक कृत्रिम रूप से निर्मित सूक्ष्म जगत जिसमें उस विकृत दृष्टिकोण की झलक मिलती थी जिसे शासन थोपना चाहता था। यह बंद और विशेषाधिकार प्राप्त बुलबुला एक संज्ञानात्मक विघटन पैदा करता था, जिसने उनके मनोवैज्ञानिक विकास और ऐतिहासिक सत्य को समझने की उनकी बात की क्षमता को गहराई से प्रभावित किया। नाजी उच्च पदाधिकारियों की विला और हवेलियों में एक अनोखी पीढ़ी पली बढ़ी। तृतीय राइख के वास्तुकारों के बच्चे, ये परिवार सख्ती से नियंत्रित वातावरण में रहते थे, जहां राष्ट्र समाजवादी विचारधारा जीवन के हर पहलू पर हावी थी। इन असाधारण परिस्थितियों में जन्मे बच्चों को बेजोड़ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि वे उन अत्याचारों से अनभिज्ञ रहते थे जिन्हें उनके माता पिता अंजाम दे रहे थे। इन परिवारों में अधिकार की संरचना अक्सर शासन की पदानुक्रमित नीतियों को प्रतिबिंबित करती थी। पिता की स्थिति निर्विवाद होती थी, जो सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में पूर्ण वफादारी की मांग करता था। इन सत्तावादी सिद्धांतों का घरेलू वातावरण में स्थानांतरण एक ऐसा माहौल बनाता था जहां आलोचनात्मक सोच लगभग असंभव हो जाती थी। अल्बर्ट स्पीयर की बेटी हिल्डे ने इस समानता को इस तरह बयान किया: मेरे पिता का शब्द कानून था। उनके निर्णयों या विचारों पर सवाल उठाना अकल्पनीय था, केवल इसलिए नहीं कि वे पिता थे, बल्कि इसलिए कि वे राष्ट्रीय सत्ता का विस्तार थे। हरमन गोरिंग की भव्य संपत्ति करिन हॉल इस अत्यधिक विशेषाधिकार का चरम उदाहरण थी। वहां 1938 में जन्मी छोटी एड्डा गोरिंग ऐसे वैभव में रहती थी जिसकी कल्पना भी कठिन है। हजारों हेक्टेयर जंगलों वाला एक परिसर, जहां बाइसन, हिरण और जंगली घोड़े स्वतंत्र रूप से घूमते थे। कमरे उन कलाकृतियों से भरे थे जिन्हें उसके पिता ने लूटा था, जो स्वयं को राइख का कला संरक्षक घोषित करता था। संपत्ति में एक निजी सिनेमा, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, बंकर और एक 900 वर्ग मीटर से बड़ा हंटिंग हॉल नामक स्वागत कक्ष शामिल था। एड्डा की खुशी के लिए हर साल शेर के शावकों को पाला जाता था और 1 साल की उम्र पूरी होने पर बदल दिया जाता था। वह आर्य सुंदरता की आदर्श प्रतिमा मानी जाती थी और जर्मन प्रेस में लगातार उसकी तस्वीरें छपती थीं। हिटलर स्वयं उसका गॉडफादर था और यह नामकरण समारोह नवंबर 1938 में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इन परिवारों की प्रचारात्मक उपयोगिता ने उनके अंदरूनी संबंधों को और जटिल बना दिया। मीडिया के लगातार संपर्क ने सार्वजनिक पहचान और पारिवारिक निजता के बीच एक विघटन पैदा किया, जिससे मानसिकता में द्वैधता विकसित हुई, जो बाद में विरोधाभासी अनुभवों के समन्वय को कठिन बना देती थी। गुडरुन हिमलर, हेनरिक हिमलर की बेटी, 1929 में पैदा हुई थी और आर्य युवती के आदर्श को पूर्णतः प्रतिबिंबित करती थी। उसके पिता, जो एसएस के नेता के रूप में जर्मनी के सबसे भयावह व्यक्तियों में से एक थे, उसके प्रति अत्यंत स्नेही व्यवहार दिखाते थे। वह उसे प्यार से प्यूपी बुलाते थे और जब घर पर होते तो रोजाना फोन पर बात करते, यात्रा के दौरान साप्ताहिक पत्र भेजते। यह द्वैत, एक ओर होलोकॉस्ट का रचयिता, दूसरी ओर स्नेही पिता, एक संज्ञानात्मक विघटन उत्पन्न करता था जिसने गुडरुन के वयस्क जीवन को गहराई से प्रभावित किया। गुडरुन के लिए और कई अन्य बच्चों के लिए पारिवारिक वफादारी वैचारिक वफादारी से गहराई से जुड़ी हुई थी। अपने पिता हेनरिक हिमलर के प्रति उसका गहरा स्नेह उस विचारधारा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से अलग नहीं किया जा सकता था जिसे वह प्रतिनिधित्व करता था। राष्ट्र समाजवादी सिद्धांतों पर कोई भी सवाल उठाना न केवल एक राजनीतिक विश्वासघात था, बल्कि एक बेटी पिता के रिश्ते के साथ भी विश्वासघात माना जाता था।
यही कारण है कि कुछ वंशजों के लिए अपने पिता की विरासत को तोड़ना एक प्रतीकात्मक पितृत्या रूप बन गया। गुडरुन की डायरी, जो युद्ध के बाद आंशिक रूप से मिली, इस समानांतर वास्तविकता की परेशान कर देने वाली झलक देती है। 1941 की एक प्रविष्टि में डाकहाउ की अपने पिता के साथ यात्रा के दौरान 12 साल की लड़की ने लिखा, आज हम उस शिविर में गए जहां पापा काम करते हैं। ये बहुत बड़ा है और आदमी बहुत अनुशासित दिखते हैं। पापा कहते हैं कि वे जर्मनी के लिए काम कर रहे हैं। प्रवेश द्वार पर बहुत सारे फूल थे और सब कुछ बहुत साफ लग रहा था। यह शिशु दृष्टिकोण पितृ निगरानी में सावधानीपूर्वक आकार लिया गया उस वास्तविकता फिल्टर की प्रभावशीलता को दर्शाता है जिसे इन बच्चों पर थोपा गया था। गोएबेल्स के बच्चे प्रचार मशीनरी की लगातार निगरानी में रहते थे। उन्हें आदर्श आर्य परिवार के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। हेल्गा, हिल्डेगार्ड, हेलमुट, होल्डे, हेडविग और हाइड्रुन, सभी के नाम एच अक्षर से शुरू होते थे, हिटलर के सम्मान में नियमित रूप से पत्रिकाओं और समाचार फिल्मों में दिखाई देते थे। उनकी शिक्षा और सामाजिक गतिविधियां सावधानीपूर्वक राष्ट्र समाजवादी गुणों को दर्शाने के लिए डिजाइन की गई थीं। इस सार्वजनिक प्रदर्शन के बावजूद निजी रूप में जोसेफ गोएबेल्स अपनी सख्त सार्वजनिक छवि के विपरीत एक खेल कूद में लगे पिता के रूप में वर्णित किए जाते थे, जो अपने बच्चों के लिए जटिल खजाना खोज खेल आयोजित करते थे और उन्हें सोने से पहले कहानियां सुनाते थे, अक्सर पारंपरिक जर्मन कहानियां जिन्हें यहूदी विरोधी संदेशों के साथ अनुकूलित किया गया था। रुडोल्फ हेस, ऑशविट्स के कमांडर, की एक आरामदायक आवास था जो नरसंहार शिविर की सीमा से ठीक बाहर स्थित था, जहां वह अपने बच्चों के साथ खेलता था और बागवानी करता था। उसके बच्चे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके पिता शायद उसी दिन अन्य बच्चों की मृत्यु की सजा पर हस्ताक्षर कर चुके थे या सैकड़ों यहूदियों को गैस से मारने की निगरानी कर चुके थे, इससे पहले कि वे घर आकर रात का खाना खाएं। इंगेबिर्गिट, ब्रिगिट हेस, रुडोल्फ की बेटी, दशकों बाद याद करती हैं, वह आदर्श पिता थे। उन्होंने हमें कभी नहीं डांटा, कभी सजा नहीं दी। हर रात वे मेरी चारपाई पर बैठते थे और हम दिन भर की घटनाओं के बारे में बात करते थे। मेरी पढ़ाई, मेरे दोस्त, वे हमें गाने सुनाते थे और कहानियां सुनाते थे। ऑशविट्स के कमांडर की बेटी द्वारा दिया गया यह बयान इन घरों की मानसिक खंडितता को पूरी तरह दर्शाता है, जहां पितृस्नेह व्यवस्थित क्रूरता के साथ सह अस्तित्व में था। उन घरों में जहां व्यवस्थित हिंसा पिता का पेशा था, वहां पारिवारिक अनुशासन और दुर्व्यवहार के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती थी। कई वंशजों ने बाद में अत्यधिक शारीरिक दंड का अनुभव साझा किया, जिसे चरित्र निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। निकलास फ्रैंक ने उन अनुशासनात्मक तरीकों का वर्णन किया जिन्हें आज हम बाल दुर्व्यवहार मानते हैं। मेरे पिता मानते थे कि दर्द का प्रतिरोध चरित्र बनाता है। वे जानबूझकर हमें अत्यधिक भय की स्थितियों में डालते थे ताकि हमारी आत्मा को दृढ़ किया जा सके। उन्होंने याद किया। शिक्षा के आश्रय, राष्ट्रीय समाजवाद की एलीट स्कूलें। नाजी नेतृत्व की संतान के ब्रेनवॉश के लिए मुख्य संस्थानों में नेपोला, नेशनल पॉलिटिशे एयरजीहुंग्सआंस्टाल्टन या राष्ट्रीय राजनीतिक शिक्षा संस्थान, और ऑनरडेंसबुर्गेन थीं, किलेबंद अकादमियां, जिन्हें विशेष रूप से रीच के भविष्य के नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये केंद्र राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा की सबसे परिष्कृत शैक्षिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। नेपोलास, जो 1933 से एसएस की सीधी निगरानी में स्थापित की गईं, एलीट बोर्डिंग स्कूल थीं, जो कठोर शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण को सख्त वैचारिक शिक्षा के साथ जोड़ती थीं। उच्च पदस्थ अधिकारियों और नाजी पार्टी के प्रमुख सदस्यों के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे एक विशिष्ट और बंद शैक्षिक वातावरण बनता था। इन संस्थानों में प्रवेश प्रणाली शासन की नस्लीय जुनून को दर्शाती थी। उम्मीदवारों को अपनी नस्लीय शुद्धता की पुष्टि के लिए कठोर शारीरिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता था, जिसमें खोपड़ी के अनुपात से लेकर आंखों की दूरी तक मापी जाती थी। गैलिशिया के नाजी गवर्नर ओटो वॉन वेच्टर के बेटे हॉर्स्ट वॉन वेच्टर ने बाद में इस प्रक्रिया को चिकित्सकीय परीक्षा और दीक्षा अनुष्ठान का मिश्रण बताया, जहां हमें ऐसे मापा गया जैसे हम शुद्ध नस्ल के मवेशी हों। एड्डा गोरिंग, जो शासन के पतन से पहले नेपोला में पढ़ने के लिए बहुत छोटी थी, को लैंडशुलहाइम एम सॉलिंग, एक एलीट बोर्डिंग स्कूल में अध्ययन करने के लिए नियोजित किया गया था। 7 वर्ष की आयु में ही वह उस तीव्र ब्रेन वॉश के प्रभाव दिखाने लगी थी जिससे वह गुजरी थी।
1945 में एक मित्र राष्ट्र अधिकारी द्वारा पूछताछ में पाया गया कि लड़की नाजी प्रचार को खतरनाक सटीकता से दोहरा सकती थी और अपने गॉडफादर हिटलर के बारे में बात करते हुए चौंकाने वाला गर्व दिखाती थी। किशोरों के लिए 1937 में स्थापित एडोल्फ हिटलर स्कूल्स, एडोल्फ हिटलर शुलेन और भी विशिष्ट वातावरण प्रदान करते थे। प्रचार मंत्री की बड़ी बेटियां हेल्गा और हिल्डेगार्ड गोएबेल्स ने इन संस्थानों में थोड़े समय के लिए पढ़ाई की। युद्ध के बाद अजय रूप से खोजे गए उनके डायरियां दिखाती हैं कि ये संस्थान कैसे व्यवस्थित रूप से वास्तविकता की धारणा को आकार देते थे। हेल्गा ने 1943 की एक प्रविष्टि में लिखा, आज हमने सीखा कि हमें शुद्ध क्यों रहना चाहिए। शिक्षिका मेयर ने हमें नीची जातियों की तस्वीरें और उनके दोष दिखाए। मैं जर्मन पैदा होने के लिए आभारी हूं। इन संस्थानों का पाठ्यक्रम लगभग पूरी तरह से यूजीनिक्स और नस्लीय सिद्धांतों पर केंद्रित था। जीव विज्ञान में नाजी नस्लीय पदानुक्रम की कथित वैज्ञानिक नींव सिखाई जाती थी, जहां आर्य श्रेष्ठता की छद्म वैज्ञानिक थ्योरी को तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। गणित में सैन्य खर्चों या उत्पादक जनसंख्या के आर्थिक भार से जुड़े व्यावहारिक प्रश्न होते थे। इतिहास को पूरी तरह से पुनर्लेखित किया गया था, जिसमें जर्मनी को यहूदी षड्यंत्रों का ऐतिहासिक शिकार बताया जाता था। बवेरिया की एक नेपोला में पढ़े वोल्फ रूडिगर हेस की गवाही इस शिक्षा के मानसिक प्रभाव को उजागर करती है। हम स्वाभाविक श्रेष्ठता के विश्वास के साथ बड़े हुए। निरंतर शारीरिक परीक्षण और निर्दयी प्रतिस्पर्धा ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां कमजोरी दिखाना अक्षम्य था। वर्षों बाद ही मैंने समझा कि हमारी शिक्षा कितनी विकृत थी। लड़कियों के लिए शिक्षा पूरक लेकिन विशिष्ट थी। महिला संस्थान जैसे जर्मन गर्ल्स लीग की एलीट स्कूलें भविष्य के नेताओं की पत्नियों और माताओं की भूमिका के लिए प्रशिक्षण पर केंद्रित थीं। जहां लड़कों को नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, वहीं लड़कियों को आदर्श आर्यन गृहिणियां बनने के लिए तैयार किया जाता था। लादी गई नारीत्व की छवि बेहद सीमित थी, जिसमें भविष्य की मातृत्व को राष्ट्र की सेवा के रूप में केंद्र में रखा गया था। नस्लीय विचारधारा रोजमर्रा की गतिविधियों में भी समाई हुई थी। गुड़ियों का उपयोग अगली आर्य पीढ़ी की मातृ देखभाल का अभ्यास करने के लिए होता था और सिलाई पाठ्यक्रम को रीच के भावी सैनिकों को उपयुक्त कपड़े पहनाने की तैयारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। रुडोल्फ हेस की पत्नी और वोल्फ रूडिगर की मां इल्से हेस ने जर्मन गर्ल्स लीग की शिक्षिकाओं को लिखे पत्रों में इस सोच को व्यक्त किया। जर्मन युवती को यह समझना चाहिए कि उसका शरीर एक नस्लीय मंदिर है। उसका भविष्य का मातृत्व जर्मनी के लिए उतना ही मूल्यवान सेवा है जितनी किसी पुरुष की सैन्य सेवा। महिला शरीर की इस राष्ट्रीय प्रजनन यंत्र के रूप में वस्तुकरण का इन लड़कियों की किशोरावस्था और वयस्क जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। छोटे बच्चों के लिए भी मनोरंजन की गतिविधियां विचारधारात्मक सामग्री से भरपूर थीं। खिलौने, बाल कहानियां और लोकप्रिय खेलों में नाजी शासन के मूल्यों का प्रतिबिंब और समर्थन मिलता था। आर्य नने गुड़ियां विशेष रूप से चयनित परिवारों की लड़कियों के लिए बनाई गईं, स्पष्ट नॉर्डिक विशेषताओं के साथ आती थीं। जुडेन राउस, यहूदियों बाहर जैसे बोर्ड गेम यहूदी विरोधी उत्पीड़न को सामान्य बनाते थे। इन बच्चों की शिक्षा की एक विशिष्ट विशेषता आलोचनात्मक सोच और असहमति का योजनाबद्ध उन्मूलन थी। हिटलर के वास्तुकार के बेटे अल्फ्रेड स्पीयर जूनियर ने बाद में याद किया, ब्रेन वॉश इतना पूर्ण था कि हमने कभी यह सवाल नहीं किया कि हमें क्या सिखाया जा रहा था। सत्य एक ऊपर से थोपी गई चीज थी, कुछ ऐसा नहीं जिसे प्रश्नों से खोजा जाए। शायद यही हमारी शिक्षा की सबसे स्थायी क्षति थी, स्वतंत्र सोचने की क्षमता का लोप। प्रलाप का पतन, अनुष्ठानिक आत्महत्याएं और अंतिम पतन। अप्रैल 1945 ने तृतीय राइख के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। पूर्व से सोवियत लाल सेना के बढ़ते हुए हमले और पश्चिम से मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की घुसपैठ के साथ वह कृत्रिम दुनिया जो नाजी अभिजात वर्ग के बच्चों की रक्षा करती थी, हिंसक रूप से बिखरने लगी। उच्च पदस्थ परिवारों को ऐसे हताश निर्णयों का सामना करना पड़ा जो उनके बच्चों के भाग्य को निर्धारित करने वाले थे। हिटलर के भूमिगत बंकर में सबसे हृदय विदारक त्रासदी घटी जब जोसेफ और मग्दा गोएबेल्स ने एक अकल्पनीय निर्णय लिया। जब सतह पर सोवियत तोपों की गर्जना गूंज रही थी, गोएबेल्स के 6 बच्चों ने अपने अंतिम दिन उस दमघोंटू भूमिगत परिसर में बिताए। हिटलर की निजी सचिव ट्राउडल युंगे जैसे प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में उन अंतिम दिनों में गोएबेल्स बच्चों के व्यवहार का वर्णन किया। 12 वर्षीय सबसे बड़ी बेटी हेल्गा स्थिति की गंभीरता को समझती दिखी।
और वह स्पष्ट रूप से चिंतित रहती थी। पहले जो राष्ट्रवादी गीत वह उत्साहपूर्वक गाती थी, उन्हें गाने से इनकार करने लगी। केवल 4 वर्षीय सबसे छोटी हाइड्रुन बंकर के एक कोने में गुड़ियों से मासूमियत से खेलती रही, आसन्न विनाश से पूरी तरह अनजान। अल्बर्ट स्पीयर ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की पेशकश की, लेकिन मग्दा ने विचारधारात्मक कट्टरता के एक परेशान कर देने वाले प्रदर्शन में उन सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। जोसेफ और वह फ्यूहरर के साथ मरने का निश्चय कर चुके थे और उनके विकृत मानसिकता में उनके बच्चों का एक ऐसे संसार में कोई स्थान नहीं था जिसमें राष्ट्रीय समाजवाद न हो। 1 मई 1945 को जब सोवियत सेना कुछ ही गली दूर थी, उन्होंने अपनी भयावह योजना को अंजाम दिया। बंकर के टेलीफोन ऑपरेटर रोखुस मिश ने बच्चों की अपनी अंतिम स्मृति को याद किया। वे अपने नाइट गाउन में एक मेज के चारों ओर बैठे थे, जबकि फ्राउ गोएबेल्स उनके बाल सजा रही थी। एसएस के एक दंत चिकित्सक डॉ हेलमुट कुंज ने बच्चों को मॉर्फिन का इंजेक्शन देकर बेहोश किया। एक बार जब वे अचेत हो गए, मग्दा गोएबेल्स और हिटलर के निजी चिकित्सक डॉ लुडविग स्टम्पफेगर ने उनके मुंह में साइनाइड की कैप्सूलें चटका दी। मातृत्व के इस विकृत अंतिम कृत्य में मग्दा ने अपने मृत बच्चों के शवों को उनके बिस्तरों पर सजाया, उनके बालों को सावधानी से संवारते हुए लड़कियों को रिबन से सजाया। उन्होंने अपने पहले विवाह से बड़े बेटे हैरोल्ड क्वांट को एक पत्र छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपने कार्यों का औचित्य ठहराने का प्रयास किया। फ्यूहरर और राष्ट्रीय समाजवाद के बाद जो संसार आएगा, उसमें जीने का कोई मूल्य नहीं है और इसलिए मैं बच्चों को अपने साथ ले जा रही हूं। जोसेफ और मग्दा ने इसके तुरंत बाद आत्महत्या कर ली। इस दौरान नाजी अभिजात वर्ग के अन्य बच्चों को भिन्न भिन्न भाग्य का सामना करना पड़ा। गोरिंग परिवार ने ओबरजाल्सबर्ग की अपनी पर्वतीय हवेली में शरण ली। हरमन गोरिंग ने आसन्न पराजय को भांपते हुए अपनी बहुमूल्य कला संग्रह को स्थानांतरित करने के बाद कारिन हॉल को विस्फोट से नष्ट करने का आदेश दिया। जब उन्हें अमेरिकी बलों ने बंदी बनाया तो एड्डा और उसकी मां को लग्जमबर्ग के होटल पैलेस में रखा गया, जो उनके भव्य जीवन से एक चौंकाने वाला विरोधाभास था। हाइनरिक हिमलर की ब्रिटिश बलों द्वारा गिरफ्तारी के बाद गुडरुन और उसकी मां मार्गरेट को दक्षिण टायरोल भागने की कोशिश करते समय अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्हें कई पूछताछ केंद्रों से होकर गुजरना पड़ा। अंततः उन्हें न्यूरेमबर्ग ले जाया गया, जहां मार्गरेट की तलाशी के दौरान उसके कोट के कंधे की गद्दी में सिली हुई पोटेशियम साइनाइड की शीशी मिली। पूछताछ के दौरान उस समय 16 वर्षीय गुडरुन ने अपने पिता के प्रति इतनी अडिग निष्ठा दिखाई कि वह अनुभवी पूछताछकर्ताओं को भी चौंका गई। एक अमेरिकी अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हिमलर की बेटी नाजी युवाओं के मानकों के अनुसार भी असाधारण स्तर का ब्रेन वॉश प्रदर्शित करती है। वह अपने पिता पर लगाए गए किसी भी आरोप को पूरी तरह खारिज करती है और इन अत्याचारों को मित्र राष्ट्रों का प्रचार बताती है। उसकी आस्था इतनी गहरी है कि वह भयावह लगती है। बोरमन परिवार को तब अचानक विखंडन का सामना करना पड़ा जब हिटलर के शक्तिशाली निजी सचिव मार्टिन बोरमन बर्लिन के पतन के दौरान गायब हो गए। उनके बच्चे बेसहारा रह गए और अपने पिता की नाजी शासन में प्रमुख भूमिका के कारण कठोर जांच का सामना करना पड़ा। बोरमन के छोटे बच्चे मार्टिन, एडोल्फ और उनके 7 अन्य भाई बहन शुरुआत में कैथोलिक परिवारों के पास रखे गए, जिन्हें उनकी असली पहचान का पता नहीं था। इस दर्दनाक जुदाई और उनके पिता के भाग्य की अनिश्चितता, जिनके अवशेष 1962 तक पहचाने नहीं गए, ने उनकी पहचान में एक गहरा शून्य पैदा किया। रुडोल्फ हॉस युद्ध के बाद थोड़े समय के लिए भाग निकले, लेकिन अंततः पकड़े गए, मुकदमा चला और 1947 में उन्हें फांसी दी गई। उनके बच्चों को उत्तर की ओर गाड़ी में भागना पड़ा, रात में बिना हेडलाइट जलाए, निरंतर मित्र राष्ट्रों के बमबारी के बीच। होस ने पारिवारिक आत्महत्या पर विचार किया था और रूसी बंदी बनने की स्थिति में जहर की घातक खुराक भी इकट्ठी कर ली थी, लेकिन अंततः बच्चों के कारण इस विचार से पीछे हट गए। एडोल्फ आइकमान, जो होलोकॉस्ट के मुख्य आयोजकों में से एक थे, के लिए भागने का अर्थ था परिवार को छोड़ना और बाद में निर्वासन में पुनर्मिलन। 1948 में उन्हें अर्जेंटीना में उतरने की अनुमति और रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से नकली दस्तावेज मिल गए। बाद में उनका परिवार ब्यूनस आयर्स में उनसे आ मिला। क्लाउस आइकमान, उनका सबसे बड़ा बेटा, वॉफनेसेस में सेवा दे चुका था और अपने पिता की विचारधारा से पूरी तरह सहमत था। अर्जेंटीना में पुनर्मिलन के बाद उसने दक्षिण अमेरिकी नवनाजी हलकों में सक्रिय भागीदारी की
और अन्य नाजी भगोड़ों के लिए समर्थन नेटवर्क बनाने में सहायता की। ये मामला दर्शाता है कि कैसे कुछ वयस्क और पूरी तरह ब्रेन वॉश बच्चे नाजी शासन के पतन के बाद भी विचारधारात्मक रूप से टूटे नहीं, बल्कि गुप्त रूप से अपनी आस्थाओं को जारी रखते रहे। झूठी सामान्यता। नरसंहार परिवारों में घरेलू जीवन नाजी नेताओं के बच्चों के इतिहास में सबसे विचलित करने वाले पहलुओं में से एक है उनके पारिवारिक जीवन की सतही सामान्यता और उनके पिता द्वारा की गई क्रूरताओं के बीच की टकरावपूर्ण समानता। इस दोहरेपन ने इन बच्चों में गहरी संज्ञानात्मक विघटन की स्थिति पैदा की। डायरी, पत्रों और बाद की साक्षात्कारों से ऐसे घरेलू पैटर्न सामने आते हैं जो सतही तौर पर पारंपरिक लग सकते हैं। हेनरिक हिमलर एक सुसंगठित पारिवारिक दिनचर्या बनाए रखते थे, यहां तक कि होलोकॉस्ट के सबसे भीषण वर्षों के दौरान भी वे गुडरुन के होमवर्क की समीक्षा के लिए समय निकालते थे और उसे एकाग्रता शिविरों के निरीक्षण दौरों से चुने हुए उपहार भेजते थे। सितंबर 1943 को लिखे एक पत्र में हिमलर ने गुडरुन को उसके जन्मदिन पर लिखा, मेरी प्यारी प्युप्पी, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यह ब्रोच भेज रहा हूं जो मैंने अपने आखिरी वारसो दौरे में पाया था। यह प्राचीन चांदी का है और इसमें वे नॉर्डिक विवरण हैं जो तुम्हें बहुत पसंद हैं। अपने पियानो का अभ्यास करना याद रखना जैसा तुमने वादा किया था। पापा जर्मनी के लिए बहुत व्यस्तता से काम कर रहे हैं, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। यह प्राचीन चांदी संभवतः हाल ही में समाप्त किए गए वारसो यहूदी गेटों से ली गई थी और जर्मनी के लिए काम का मतलब था पोलिश यहूदियों के व्यवस्थित नरसंहार की निगरानी। उस दौर की पारिवारिक तस्वीरें परेशान कर देने वाली सामान्यता को दर्शाती है। हरमन गोरिंग अपनी बेटी एड्डा को करिनहाल के मैदान में पोनी की सवारी सिखा रहे हैं। मार्टिन बोरमन अपने बच्चों को बर्गहॉफ की छत पर हवा में उछालते हुए हंस रहे हैं। राइनहार्ड हेड्रिक अपने बच्चों को सोने से पहले वायलिन बजाकर सुला रहे हैं। ये घरेलू सुखद क्षण अक्सर उन्हीं दिनों के होते जब ये पुरुष विनाश आदेशों पर हस्ताक्षर करते थे। इन परिवारों की आवासीय जगहें नैतिक अंतर्विरोध के स्थान बन जाती थीं। हेस का घर, जो ऑन्शविट्स की सीमा के ठीक बाहर था, बच्चों द्वारा बचपन का स्वर्ग कहा जाता था, जिसमें फल का बगीचा और पालतू जानवर थे। फिर भी वहीं के बगीचे से दहन भट्टियों का धुआं दिखाई देता था। क्लाउस हेस की गवाही के अनुसार बच्चों ने इस दृश्य को पूरी तरह सामान्य कर लिया था और अपने पिता की व्याख्याओं के आधार पर इसे रोटी के ओवन या कीटाणु शोधन की सुविधाएं समझा था। इस आदर्श घरेलू जीवन और नरसंहार की मशीनरी के बीच की शारीरिक निकटता अपनी चरम सीमा पर अमोन गोथ के मामले में पहुंचती है, जो प्लाशोव एकाग्रता शिविर के कमांडर थे। अपनी विला की बालकनी से, जहां उनकी प्रेमिका रुथ इरेन काल्डर शानदार डिनर परोसती थीं, गोथ मनोरंजन के लिए कैदियों को गोली मारते थे। उनकी बेटी मोनिका, जिसका जन्म 1945 में हुआ था, अपने पिता को कभी नहीं जान सकी। 1946 में उसे फांसी दी गई, लेकिन बाद में इस भयानक टकराव से अवगत हुई। पारिवारिक तस्वीरों की वही छत वही स्थान थी जहां से उसके पिता निर्दोष लोगों पर गोली चलाते थे। पारिवारिक अनुष्ठान नैतिक रूप से ध्वस्त वातावरणों में सामान्यता के लंगर का कार्य करते थे। हेस औपचारिक पारिवारिक रात्रिभोज पर जोर देते थे, जहां विद्यालय और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा होती थी, जबकि उसके काम का कोई जिक्र नहीं होता था, जो महज कुछ मीटर दूर होता था। अल्बर्ट स्पेयर अपने बच्चों के साथ बवेरियन आल्प्स में रविवार की लंबी पैदल यात्राएं आयोजित करते थे, जिससे आदर्शवादी स्मृतियां बनती थीं, जो बाद में उसके जबरदस्ती मजदूरी और बंदियों के शोषण में भूमिका के खुलासों से क्रूरता से टकराती थीं। क्रिसमस समारोह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि उनमें प्रतीकात्मकता और भावनात्मक तीव्रता निहित होती थी। हिमलर या हेड्रिक जैसे घरों में क्रिसमस ईसाई परंपराओं और एसेस द्वारा प्रोत्साहित किए गए पगान अनुष्ठानों का अजीब मिश्रण बन गया था। इन बच्चों को मिले उपहार अक्सर भयावह स्रोतों से आते थे। एकाग्रता शिविरों में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए खिलौने, जब्त की गई संपत्ति से बनी कपड़े या यहूदी कलाकारों द्वारा दबाव में बनाई गई कलाकृतियां। इन वातावरणों में विकास की मनोयौनिक आयाम विशेष ध्यान देने योग्य है। कई नाजी नेताओं की सार्वजनिक रूप से प्रचारित नैतिकता और निजी जीवन में उदारता का विरोधाभास उनके घरेलू माहौल को अत्यधिक विरोधाभासी बनाता था। जबकि औपचारिक रूप से यौन नैतिकता को बढ़ावा दिया जाता था, कई उच्च पदस्थ नाजी घरों में अस्वस्थ प्रवृत्तियां सामान्य थीं। पिता की बेवफाई, सामान्यकृत महिलाओं की निरंतर वस्तुकरण
और कुछ मामलों में खुले तौर पर अपमानजनक व्यवहार। बच्चों के लिए इस दोहरेपन ने एक तरह की विभाजित वास्तविकता पैदा की जिसे उन्हें बाद में समेटना पड़ा। वह छवि जिसमें पिता प्यार से होमवर्क में मदद कर रहा है या बगीचे में खेल रहा है, अंततः उस आदमी से टकराती थी जिसने विनाश के आदेशों पर हस्ताक्षर किए या सामूहिक हत्याओं की निगरानी की। यह नैतिक द्वंद्व काफी हद तक उन परिपक्व प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करता है जो वे वयस्कता में विकसित करते हैं, जिद्दी इनकार से लेकर पिता की छवि का तीव्र बहिष्कार तक। दोषी बनकर जन्म लेना, उस नाम की अभिशप्त विरासत जो एक सजा बन गई। युद्ध के बाद का तत्काल कालखंड नाजी नेताओं के बच्चों के लिए एक क्रूर जागरण जैसा था। तृतीय राइख के मलबे से निकली जर्मनी एक शारीरिक रूप से बर्बाद और नैतिक रूप से आहत देश थी। इन युवाओं के लिए, जिनमें से कई मुश्किल से किशोर थे, यह संक्रमण विशेष रूप से हिंसक था। उनके उपनाम जो पहले श्रद्धा के प्रतीक थे, अब बदनामी और दुष्टता के पर्याय बन गए। 1945 के बाद के प्रारंभिक वर्षों को भूख, विस्थापन और सामाजिक अराजकता ने चिन्हित किया। नाजी अधिकारियों के परिवार, जो पहले युद्ध की कठिनाइयों से सुरक्षित थे, अचानक असहाय और उजागर हो गए। एड्डा गेरिंग और उसकी मां, हरमन गेरिंग की गिरफ्तारी और उनकी निर्धारित फांसी से पहले आत्महत्या के बाद भव्य हवेलियों में रहने से एक ऐसी झोपड़ी में आ गईं जहां न बिजली थी न ही बहता पानी। हिमलर, गेरिंग, फ्रैंक या हेस जैसे प्रमुख नेताओं के बच्चों के लिए पहचान एक असहनीय बोझ बन गई। स्कूलों में इन बच्चों को लगातार उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार और खुली दुश्मनी का सामना करना पड़ा। कई ने अपना उपनाम बदल लिया या अपनी मातृपक्ष की पहचान अपना ली। ब्रिगिट हेस अपने पिता के ऑशविट्ज कमांडर के रूप में अपराधों से गहराई से शर्मिंदा थी। अंततः जर्मनी छोड़कर अमेरिका में अज्ञातता की चादर में बस गई और अपने अतीत के बारे में कभी बात न करने की कसम खाई। उसने अपना रहस्य 60 से अधिक वर्षों तक छिपाए रखा, जब तक कि 2013 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले उसने एक साक्षात्कार के लिए सहमति नहीं दी, लेकिन इस शर्त पर कि उसका नया नाम और स्थान उजागर न किया जाए। ब्रिगिट की गवाही इन बच्चों द्वारा विकसित की गई मनोवैज्ञानिक उत्तरजीविता रणनीतियों की अमूल्य झलक देती है। मैंने अपनी जिंदगी को अलग अलग खांचों में बांटना सीख लिया। ऑशविट्ज में मेरा बचपन मानसिक रूप से एक डिब्बे में बंद कर दिया गया जिसे मैं मुश्किल से खोलती थी। मैंने एक नया व्यक्ति गढ़ा, एक नई कहानी के साथ। समय के साथ मैं लगभग इस गढ़े हुए व्यक्ति को ही खुद मानने लगी थी। यह असंबद्धता की क्षमता, जो शुरू में एक रक्षा तंत्र के रूप में विकसित हुई थी, कई लोगों के लिए स्थायी उत्तरजीविता रणनीति बन गई। मित्र देशों द्वारा लागू की गई डेनाजीकरण प्रक्रिया ने इन परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। संपत्तियां जब्त कर ली गईं, बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया और रोजगार के अवसर गंभीर रूप से सीमित हो गए। पहले एक सम्मानित अभिनेत्री रह चुकी एमी गेरिंग को युद्ध के बाद 1 साल की जेल की सजा दी गई। उनके 30% संपत्ति को मित्र राष्ट्रों की सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया और उन्हें 5 वर्षों तक अभिनय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। मित्र देशों के अधिकारियों द्वारा स्थापित डेनाजीकरण न्यायालयों ने जर्मन नागरिकों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, मुख्य अपराधियों से लेकर दोषमुक्त तक। नाजी नेताओं के परिवारों को स्वचालित रूप से उन श्रेणियों में डाला गया जिनमें महत्वपूर्ण प्रतिबंध शामिल थे, जैसे निवास, रोजगार और शिक्षा की सीमाएं। उदाहरण के लिए, गुडरुन हिमलर को उसके उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणामों के बावजूद कई विश्वविद्यालय कार्यक्रमों से अस्वीकार कर दिया गया, केवल उसके उपनाम के कारण। इन युवाओं की शिक्षा के लिए वैचारिक रूप से पूर्ण पुनः उन्मुखीकरण की आवश्यकता थी। जो बच्चे तीव्र नाजी प्रचार के बीच बड़े हुए थे, उन्हें अब एक पुनः निर्मित शिक्षा प्रणाली में ढलना था जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देती थी और नाजी शासन की खुली निंदा करती थी। यह पुनः शिक्षण आवश्यक होते हुए भी उनके लिए आघातकारी था, क्योंकि इसमें उनके प्रारंभिक वर्षों में डाली गई विश्वासों की नींव को उखाड़ना शामिल था। कब्जा कर रही शक्तियों द्वारा लागू किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाग्रता शिविरों पर बनी वृत्तचित्रों की अनिवार्य स्क्रीनिंग, नाजी अपराधों पर प्रदर्शनों की यात्राएं और ऐसे पाठ्यक्रम शामिल थे जिनसे नात्सीवादी प्रभावों को पूरी तरह से हटा दिया गया था। कई युवाओं के लिए यह बदलाव एक मानसिक हिंसा के रूप में अनुभव हुआ। मनोवैज्ञानिक रूप से इन युवाओं को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा। अपने परिचित संसार के पतन को आत्मसात करना और एक प्रेमिल पिता की छवि को युद्ध अपराधी की सच्चाई से मिलाना।
यह मानसिक द्वंद्व विशेष रूप से विनाशकारी सिद्ध हुआ। पोलैंड में नाजी अधिकृत प्रदेशों के कुख्यात गवर्नर जनरल के बेटे निकोलस फ्रैंक ने वर्णन किया कि कैसे शुरू में अपने पिता पर शर्मिंदगी समय के साथ एक जुनूनी और प्रज्वलित घृणा में बदल गई जब उसने हांस फ्रैंक के कार्यों का विस्तृत विवरण जानना शुरू किया। न्यूरेमबर्ग के न्यायालयों और उसके बाद के मुकदमों ने इन युवाओं को असुविधाजनक सत्यों का सामना करने के लिए मजबूर किया। गुडरुन हिमलर, तब एक किशोरी, को अपनी मां के साथ गवाही देने के लिए बुलाया गया। उनके माता पिता का सार्वजनिक रूप से मुकदमा, सजा और कई बार फांसी दिया जाना उनकी पहले से ही जटिल जिंदगी में एक और आघात जोड़ता था। पारिवारिक संरचनाएं नाटकीय रूप से बदल गईं, विशेष रूप से उन घरों में जहां पिता की फांसी हो गई थी वह कैद में था या गायब था। माताएं, जो पहले नाजी स्त्रीत्व की पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं तक सीमित थीं, अब एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में मुख्य कमाने वाली और संरक्षक बन गईं। रुडोल्फ हेस की पत्नी और वुल्फ रूडिगर की मां इल्से हेस इस अनुकूलन की मिसाल हैं। उन्होंने अपने पति की स्पांडाउ जेल में कैद के दौरान सचिव और अनुवादक के रूप में काम किया, साथ ही उसकी रिहाई के लिए अभियान चलाया और अपने बेटे को सामाजिक कलंक से बचाने का प्रयास किया। इस दौर में मां की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई, जहां मार्गरेट हिमलर या एमी गेरिंग जैसी कुछ माताएं अपने पतियों की वैचारिक निष्ठा में अटल रहीं और इसे अपने बच्चों को भी सौंपा। वहीं हेनरिएटे वॉन शिराख, नाजी युवा नेता बाल्दुर वॉन शिराख की पत्नी, जैसी अन्य महिलाओं ने अतीत से स्पष्ट रूप से अलग राह ली और अपने बच्चों को नए लोकतांत्रिक समाज में समाहित करने को बढ़ावा दिया। छाया के प्रति निष्ठा, इनकार और नैतिक विच्छेद के बीच संतानें। युद्ध के बाद के दशकों में नाजी नेताओं की संतानों ने अत्यधिक भिन्न मार्ग अपनाए, जो मुख्यतः इस बात पर निर्भर थे कि उन्होंने अपने माता पिता की विषैली विरासत से कैसे संबंध बनाया। कुछ ने कट्टर विच्छेद का रास्ता चुना, कुछ ने जिद्दी बचाव का और कुछ ने पारिवारिक निष्ठा और अत्याचारों की स्वीकृति के बीच एक अस्पष्ट क्षेत्र में जगह बनाई। गुडरुन हिमलर अडिग निष्ठा का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। युद्ध के बाद उन्होंने अपने पिता हेनरिक हिमलर की स्मृति को संरक्षित और पुनर्वासित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह स्टिले हिल्फे, मौन सहायता नामक एक गुप्त संगठन में शामिल हुईं, जो गिरफ्तार, दोषी ठहराए गए या फरार एसएस सदस्यों को समर्थन प्रदान करता था। गुडरुन की अपने पिता की विरासत की रक्षा के प्रति लगन लगभग जुनूनी स्तर तक पहुंच गई थी। वह हर उस समाचार क्लिपिंग या प्रकाशन को सावधानीपूर्वक संजोकर रखती थीं जिसमें हेनरिक हिमलर का जिक्र होता था और किनारों पर मित्र देशों के झूठ कहकर विस्तृत खंडन लिखती थीं। 1961 में गुडरुन ने वुल्फ डिटर बुरविट्ज से विवाह किया, जो दक्षिणपंथी एनपीडी, जर्मन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अधिकारी थे। उन्होंने उसका उपनाम अपना लिया, लेकिन हिमलर की बेटी के रूप में अपनी पहचान नहीं छोड़ी। वह गर्व से वह चांदी का ब्रोच पहनती थीं जो उनके पिता ने उन्हें उपहार में दिया था, जिसमें चांदी का ब्रोच है। 4 घोड़ों के सिरों को स्वस्तिक के आकार में दर्शाया गया था। नवनाजी हलकों में नाजी राजकुमारी के नाम से जानी जाने वाली गुडरुन नियमित रूप से पूर्व एसएस अधिकारियों की गुप्त बैठकों में शामिल होती थीं और उन लोगों से संपर्क बनाए रखती थीं जिन्होंने कभी जर्मनी के लिए लड़ाई लड़ी थी। यहां तक कि 2018 में 88 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक जर्मन पत्रकार ऑलिवर श्रॉम, जिन्होंने 1992 में उनका साक्षात्कार लिया था, ने उनके निवास को नाजीवाद का निजी संग्रहालय कहा, जिसमें उनके पिता की वर्दी पहने हुए तस्वीरें और सावधानी से संरक्षित एसेइस वस्तुएं थीं। सबसे परेशान करने वाली बात, श्रॉम ने लिखा, उनकी होलोकॉस्ट से इनकार नहीं, बल्कि यह पूर्ण विश्वास है कि नाजी शासन जर्मन सभ्यता की पराकाष्ठा थी, एक स्वर्ण युग जिसे बाहरी शक्तियों ने क्रूरता से बाधित कर दिया। इसके विपरीत निकोलस फ्रैंक ने अपने पिता के अपराधों का खुला सामना करने का मार्ग चुना। एक सम्मानित जर्मन पत्रकार के रूप में उन्होंने नाजी शासन की बर्बरता की निंदा करने के लिए अपने मंच का उपयोग किया। 1987 में उन्होंने डेयर फाटर आइने अब्रेचनुंग, पिता एक हिसाब किताब प्रकाशित किया, एक पुस्तक जिसमें उन्होंने अपने ही पिता को एक मनोरोगी बताया और कहा कि उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए था। निकलास का अपने पिता की विरासत से विच्छेद पूर्णतः सार्वजनिक और अंतिम था। व्याख्यानों और साक्षात्कारों में वह हांस फ्रैंक को अवर्णनीय क्रूरता का राक्षस, एक सुसंस्कृत जनसंहारक जो मोजार्ट सुनते हुए संहार आदेशों पर हस्ताक्षर करता था, के रूप में वर्णित करते थे।
इस रुख की तीव्र आलोचना हुई, विशेष रूप से अन्य नाजी संतानों जैसे क्लाउस वॉन शिराक और मार्टिन अडोल्फ बोरमान की ओर से, जिन्होंने इसे अत्यधिक कठोर कहा। उनके अपने भाई बहनों ने उन्हें पुस्तक लिखने के लिए कभी माफ नहीं किया और उनसे सभी संबंध तोड़ लिए। मार्टिन बोरमान जूनियर, हिटलर के शक्तिशाली सचिव के सबसे बड़े पुत्र, ने आध्यात्मिक रूपांतरण का मार्ग चुना। हिटलर के नाम पर बपतिस्मा प्राप्त करने वाले युवा मार्टिन नाजी सत्ता के केंद्र में पले बढ़े, परंतु युद्ध के बाद उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जो उन्हें कैथोलिक चर्च तक ले गया। 26 जुलाई 1958 को वे पादरी बने, एक रूपांतरण जो उनके पिता की विचारधारा का पूर्ण अस्वीकरण था। 1961 से 1954 के बीच उन्होंने कांगो में मिशनरी के रूप में कार्य किया, जरूरतमंदों की सेवा की और प्रेम तथा करुणा का संदेश फैलाया, जो उनकी युवावस्था की घृणा की शिक्षाओं के विपरीत था। यह व्यावसायिक विकल्प उनके पिता की विरासत से सबसे कट्टर विच्छेद का प्रतीक था, जबकि मार्टिन बोरमान सीनियर ने नरसंहार के प्रशासनिक प्रवर्तक के रूप में कार्य किया। उनका पुत्र सबसे कमजोर लोगों की सेवा में जीवन समर्पित कर रहा था। अपने पिता के कार्यों का प्रायश्चित करने के प्रयासों के बावजूद मार्टिन जूनियर जटिल भावनाओं के जाल में फंसे रहे। 2000 में दिए गए एक भावुक वक्तव्य में उन्होंने कहा, मैं उन्हें अपने पिता के रूप में प्रेम करता हूं और आशा करता हूं कि मैं एक उद्धारित और मुक्त पुरुष के रूप में उनसे मिल सकूं, लेकिन मैं उन्हें उन सभी दोषों से मुक्त नहीं कर सकता जो उन्होंने अपनी राजनीतिक जिंदगी में हिटलर का अनुसरण करते हुए अपने ऊपर लिए। आल्बर्ट स्पीयर जूनियर, हिटलर के वास्तुकार और बाद में शस्त्र मंत्री के पुत्र, ने अपने पिता के पेशे का अनुसरण किया, लेकिन उनकी विचारधारा से दूरी बनाए रखी। 2010 में जुडॉइच जाइटुंग को दिए साक्षात्कार में उन्होंने बताया, मैंने अपने पिता से अलग होने, दूरी बनाने की पूरी जिंदगी कोशिश की है। यह रणनीति उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर मूल्यांकन का अवसर देती थी, न कि केवल स्पीयर के पुत्र के रूप में। उन्होंने एक प्रतिष्ठित शहरी योजनाकार और वास्तुकार के रूप में ख्याति प्राप्त की और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं पर कार्य किया। कुछ मायनों में ऑल्बर्ट जूनियर का पेशेवर मार्ग एक अप्रत्यक्ष प्रायश्चित का रूप था, जहां उनके पिता ने तृतीय राइख को महिमा मंडित करने के लिए भव्य भवनों का डिजाइन किया, वहीं बेटे ने सतत वास्तुकला और मानवतावादी शहरी नियोजन में विशेषज्ञता प्राप्त की। फिर भी आलोचकों ने कुछ साझा लक्षणों की निरंतरता की ओर इशारा किया: भव्य परियोजनाओं के प्रति आकर्षण, मेगालोमैनियाक प्रवृत्तियां और चीन जैसे समकालीन अधिनायकवादी शासन के साथ काम करने की इच्छा। अपने पिता की विरासत से विच्छेद में भी ऑल्बर्ट जूनियर निरंतरता के चिन्ह दर्शाते थे, जिन्हें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। रॉल्फ मेंगले, ऑशविट्स के कुख्यात मौत के फरिश्ते के पुत्र, ने अपने पिता की वास्तविक प्रकृति के बारे में देर से और आघातकारी सच्चाई का सामना किया। ऑशविट्ज से दूर और गलत जानकारी में पले बढ़े रॉल्फ को बचपन में विश्वास था कि उनके पिता युद्ध नायक थे। 1977 में उन्होंने दक्षिण अमेरिका की यात्रा की ताकि जोसेफ मेंगले से आमने सामने मिल सकें, लेकिन उन्हें पश्चातापी आत्मा नहीं, बल्कि एक अनुतप्त नाजी मिला जो अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। ब्राजील में अपने पिता के साथ यह रूपांतरणकारी भेंट, जो बाद में उनकी आत्मकथा में दर्ज हुई, होलोकॉस्ट के अपराधियों की मनोविज्ञान पर सबसे मूल्यवान गवाहियों में से एक बन गई। जोसेफ मेंगले, उस समय साओ पाउलो में एक झूठी पहचान के तहत छिपे हुए थे, ने अपने चिकित्सकीय प्रयोगों को विज्ञान में आवश्यक योगदान बताने की कोशिश की और ऑशविट्स को इतिहास द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गलत समझा गया शिविर बताया। रॉल्फ के अनुसार उनके पिता किसी भी नैतिक प्रश्न के प्रति पूर्णतः असंवेदनशील थे और केवल इस बात से नाराज थे कि उन्हें अनुचित रूप से सताया गया और भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। इस भयावह भेंट पर विचार करते हुए रॉल्फ ने स्वीकार किया कि इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह यह नहीं समझ सके कि उनके पिता ऐसे अत्याचार कैसे कर सकते थे। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ वह मेरे लिए हर नैतिक मानदंड के विरुद्ध है और मानव स्वभाव की कोई भी समझ उससे मेल नहीं खाती। अपने पिता के कार्यों से घृणा के बावजूद रॉल्फ उन्हें अधिकारियों को सौंप नहीं सके और जोसेफ के दक्षिण अमेरिकी ठिकाने के बारे में चुप्पी साध ली। इस रूपांतरणकारी भेंट के बाद उन्होंने अपनी मां का उपनाम अपना लिया, मेंगले नाम से संबंध विच्छेद का प्रतीकात्मक कार्य। वोल्फ रूडिगर हेस ने अपने पिता रुडोल्फ हेस के सम्मान की रक्षा को अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो हिटलर के पूर्व सहायक थे। 1937 में जन्मे वोल्फ
तब केवल एक बच्चा थे जब उनके पिता 1941 में ब्रिटेन के साथ शांति वार्ता के लिए स्कॉटलैंड की कुख्यात एकल उड़ान पर गए थे। 1950 के दशक में वोल्फ ने रुडोल्फ हेस को मुक्त करो समिति की स्थापना की, यह दावा करते हुए कि उनके पिता एक शांति के शहीद थे जिन्हें पश्चिमी शक्तियों ने अन्यायपूर्ण रूप से कारावास में रखा ताकि वे जर्मनी के विरुद्ध युद्ध को लंबा खींच सकें। 1987 में जेल में हेस की मृत्यु के बाद वोल्फ ने दावा किया कि यह ब्रिटिश बंदियों की साजिश के तहत की गई हत्या थी और अगले 20 वर्षों तक उन्होंने इस संभावित हत्या की साजिशों को प्रचारित करने में जीवन समर्पित कर दिया। विरासत की बगावत, दूषित रक्त से स्मृति के कर्तव्य तक, एक आघातपूर्ण विरासत को रचनात्मक क्रिया में परिवर्तित करना नाजी नेताओं के वंशजों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यह रूपांतरण धीरे धीरे उभरा, अक्सर आंतरिक संघर्ष, व्यक्तिगत अनुसंधान और ऐतिहासिक सत्य से दर्दनाक आमने सामने के दशकों के बाद। युद्धोत्तर जर्मन समाज को इतिहासकारों ने वेयर गैंगन हिट्सबे वॉल्टिग, नाजी अतीत का सामना करने और उसे संसाधित करने की प्रक्रिया के रूप में चिह्नित किया है। प्रमुख अपराधियों के बच्चों के लिए यह राष्ट्रीय प्रक्रिया उनकी व्यक्तिगत पहचान संघर्षों से अटूट रूप से जुड़ी थी, जबकि पश्चिमी जर्मनी ने जानबूझकर तृतीय राइख के विपरीत एक लोकतांत्रिक पहचान बनाई। इन वंशजों को अपने माता पिता के कृत्यों से स्वतंत्र व्यक्तिगत पहचान गढ़ने का समानांतर कार्य करना पड़ा। 1950 और 60 के दशक की दोषपूर्ण चुप्पी से नाजी अतीत का अधिक खुला सामना करने की ओर संक्रमण, जिसे आइखमैन का मुकदमा 1961, फ्रैंकफर्ट में ऑशविट्ज प्रक्रिया 1963 से 1965 तक और 1978 के छात्र आंदोलन जैसे घटनाओं ने उत्प्रेरित किया, एक ऐसा सामाजिक संदर्भ उत्पन्न किया जहां इन वंशजों पर अपने माता पिता की विरासत के संबंध में सार्वजनिक रूप से स्थिति लेने का बढ़ता दबाव पड़ा। इस पीढ़ीगत सवाल जवाब के माहौल ने कुछ को पारिवारिक इनकार या औचित्य की कहानियों को निश्चित रूप से तोड़ने का अवसर प्रदान किया। इस संदर्भ में कुछ वंशजों ने धीरे धीरे होलोकॉस्ट की स्मृति के नैतिक और ऐतिहासिक आयामों के प्रति एक विशेष संवेदनशीलता विकसित की, अपनी अद्वितीय स्थिति को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी के रूप में मान्यता दी। इन व्यक्तियों ने न केवल अपने माता पिता के अपराधों को स्वीकार किया, बल्कि अपनी विरासत के आघातपूर्ण भार को ऐतिहासिक स्मृति और शिक्षा के प्रति सक्रिय प्रतिबद्धता में बदल दिया। मोनिका हर्टविग, अमोन गेट की बेटी, जो प्लाशो कॉन्सेंट्रेशन कैंप के कमांडर थे और जिन्हें फिल्म शिंडलर्स लिस्ट में अमर किया गया, इस परिवर्तनकारी मार्ग का उदाहरण है। नवंबर 1945 में जन्मी मोनिका ने अपने पिता को कभी नहीं जाना, जिनकी फांसी तब हुई जब वह सिर्फ 1 वर्ष की थी। उनके बचपन के दौरान उनकी मां ने गेट को एक अच्छे पारिवारिक व्यक्ति और युद्ध नायक के रूप में प्रस्तुत किया, उनके अपराधों की राक्षसी सच्चाई को उनसे छिपाते हुए। मोनिका के जीवन में निर्णायक क्षण 1993 में स्किंडर्स लिस्ट के प्रीमियर के साथ आया। अपने पिता को एक क्रूर हत्यारे के रूप में चित्रित होते देखना उनके लिए एक अस्तित्वगत संकट था। यह प्रारंभिक आघात सच्चाई की एक निर्णायक खोज में बदल गया, जिसने उन्हें ऐतिहासिक अभिलेखों की गहन जांच, प्लाशो शिविर के बचे लोगों के साक्षात्कार और उन स्थानों की यात्रा की ओर अग्रसर किया जहां उनके पिता ने अपराध किए थे। 2008 में मोनिका ने डॉक्यूमेंट्री इरिटेंस में भाग लिया, जो हेलेन जोनास रोसेनस्वेग के साथ उनके मुलाकात को दर्ज करता है। एक यहूदी उत्तरजीवी जिसे युद्ध के दौरान गेट के घर में व्यक्तिगत नौकरानी के रूप में सेवा करने के लिए मजबूर किया गया था। अपराधी की बेटी और पीड़िता के बीच यह असाधारण संवाद आपसी मान्यता और मेल मिलाप की एक शक्तिशाली गवाही बन गया। हेलेन के लिए, जिन्होंने गेट की विला में प्रतिदिन के अत्याचारों को सहा था, मोनिका के साथ यह मुलाकात वृत्त को पूर्ण करने का एक रूप था। मोनिका के लिए यह उनके पिता द्वारा किए गए कष्ट की जीवित अभिव्यक्ति का सामना करने जैसा था। इस मुलाकात का चरम क्षण तब आया जब दोनों महिलाएं उस विला के खंडहरों पर खड़ी थीं, जहां एक को प्रताड़ित किया गया था और दूसरी की गर्भधारण हुआ था, और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। यह ऐतिहासिक पीड़ितों और अपराधियों के बीच की खाई को पार करने वाला एक भावपूर्ण इशारा था। राइनर हेस, रुडोल्फ हेस के पोते, ने ऐतिहासिक सक्रियता की एक समान राह अपनाई है। अपनी चाची ब्रिगिट के विपरीत, जिन्होंने गुमनामी और चुप्पी को चुना, राइनर ने अपनी जटिल पारिवारिक विरासत को सार्वजनिक रूप से अपनाया।
उनका जागरण डाकाऊ कॉन्सेंट्रेशन कैंप की एक स्कूल यात्रा के दौरान हुआ, जहां उन्होंने युद्ध अपराधियों की सूची में हेस उपनाम देखा। एक प्रतीकात्मक विच्छेद के कार्य में राइनर ने उन परिवारजनों से नाता तोड़ लिया जो अब भी विषैली विचारधाराओं से जुड़े थे, और अपने दादा की विरासत का सामना करने के लिए एक मिशन पर निकल पड़े। होलोकॉस्ट शिक्षा में उनका कार्य उन्हें उन्हीं स्थलों तक ले गया जहां उनके दादा ने अकल्पनीय अत्याचार किए थे, जहां उन्होंने बचे लोगों से बात की और उनकी कहानियां सुनी। राइनर की प्रतिबद्धता की प्रामाणिकता 2009 में तब स्पष्ट हुई जब उन्होंने होलोकॉस्ट पर एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिभागी के रूप में ऑशविट्स का दौरा किया। वहां उन्हें बुजुर्ग उत्तरजीवियों से असाधारण उदारता के साथ स्वागत मिला, जिन्होंने उनकी उपस्थिति को घृणा के चक्र से टूटने के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा। उनमें से एक, मारेक तुर्स्की, ने कहा, तुम्हारी यहां मौजूदगी अपने दादा के अपराधों को स्वीकार करते हुए और स्मृति के लिए काम करते हुए उस व्यवस्था पर अंतिम विजय का प्रतिनिधित्व करती है जिसे रुडोल्फ हेस ने लागू करने में मदद की थी। राइनर के कार्य का एक सबसे मार्मिक पहलू होलोकॉस्ट के बचे लोगों के वंशजों को चुराई गई संपत्ति लौटाने का उनका प्रयास रहा है। यह कार्य उन्हें उनके दादा के कृत्यों की मानवीय लागत से सीधे सामना कराता है, बर्बाद जीवन और टूटी हुई पारिवारिक संरचनाओं के ठोस प्रमाणों से। काट्रिन हिमलर, हाइनरिक हिमलर की भतीजी, विरासत के रचनात्मक परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक राजनीतिक वैज्ञानिक और इतिहासकार के रूप में प्रशिक्षित काट्रिन ने वर्षों अपनी पारिवारिक इतिहास की गहन छानबीन में बिताए, जिसका परिणति द हिमलर ब्रदर्स 2005 में हुआ। एक कठोर और ईमानदार विश्लेषण कि कैसे तीन सामान्य भाई अर्नस्ट गेबहार्ड और हाइनरिक नाजीवाद की ओर मुड़े। इन वंशजों का रूपांतरण दोषी संतान से सक्रिय साक्षी तक एक विशेष रूप से शक्तिशाली नैतिक सक्रियता का रूप प्रस्तुत करता है। अपनी सार्वजनिक गवाही, शैक्षिक योगदान और ऐतिहासिक सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से इन व्यक्तित्वों ने उत्तराधिकार में मिले कलंक को मेल मिलाप और रचनात्मक स्मृति के एक मंच में बदल दिया है। उपनाम की परछाई, चेहरे और शरीर जो अब भी स्मृति को वहन करते हैं। ऐतिहासिक स्मृति केवल आधिकारिक दस्तावेजों और सार्वजनिक स्मारकों में ही अंकित नहीं होती, बल्कि शरीरों, चेहरों और व्यक्तिगत कथाओं में भी रहती है, जो अब भी वर्तमान में विद्यमान है। समकालीन जर्मनी में, जहां तीसरे राइख के भौतिक अवशेषों को अधिकांशतः समाप्त या रूपांतरित कर दिया गया है, इस इतिहास का एक मानवीय आयाम अब भी बना हुआ है, जिसे न तो ढाया जा सकता है और न ही कानून द्वारा समाप्त किया जा सकता है। वंशजों की जीवित उपस्थिति। यह आनुवंशिक और नाम संबंधी विरासत ऐतिहासिक स्मृति का एक शारीरिक अभिलेख बनाती है, जो नाजी अतीत को जर्मन इतिहास का बंद अध्याय घोषित करने के किसी भी प्रयास को जटिल बनाती है। ये विशिष्ट उपनामों को वहन करने वाले व्यक्ति उन घटनाओं के जैविक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे जर्मन समाज ने सावधानीपूर्वक निपटने और उभरने का प्रयास किया है। इस अतीत की शारीरिक उपस्थिति की जटिलता को समझने के लिए बेट्टीना गेरिंग का मामला प्रासंगिक है, जो हरमन गेरिंग की परपोती है। 1956 में जन्मी बेट्टीना का अपने कुख्यात परदादा से अत्यधिक शारीरिक साम्य था। एक जैसा चेहरा, वही आंखें, यहां तक कि समान हाव भाव, जैसा कि अक्सर जानने वाले कहते थे। यह शारीरिक समानता उन्हें एक ऐसे अतीत की जीवित याद दिलाती थी जिसे जर्मन समाज पीछे छोड़ना चाहता था। इस विरासत से पूरी तरह कटने के लिए बेट्टीना ने 30 वर्ष की उम्र में स्वयं को नसबंदी कराने का निर्णय लिया। मैं ये जीन आगे नहीं ले जाना चाहती थी, उन्होंने बाद में कहा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी रक्तरेखा से फिर कोई हरमन गेरिंग जन्मे। इस आनुवंशिक विघटन के इस चरम कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि नाजी विरासत की एक शारीरिक अनुभूति थी। कुछ वंशजों द्वारा महसूस की गई यह धारणा कि उनके डीएनए में बुराई की क्षमता अंतर्निहित है। भले ही यह धारणा वैज्ञानिक रूप से गलत हो, लेकिन दूषित रक्त की यह अनुभूति कई वंशजों के प्रजनन संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर चुकी है, जिससे इस ऐतिहासिक विरासत का जैविक और निजी पहलू उजागर होता है। एक ऐसे देश में जहां नाजीवाद के भौतिक स्मारकों को जानबूझकर शहरी परिदृश्य से मिटा दिया गया है, ये वंशज एक प्रकार की शारीरिक स्मृति बन जाते हैं, जो अतीत और वर्तमान के बीच स्पष्ट विभाजन को चुनौती देते हैं। वे ऐसे उपनामों को वहन करते हैं जो एक दुखद अतीत के अदृश्य स्मारक हैं, पत्थर में नहीं, बल्कि पहचान पत्रों, पेशेवर प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत संबंधों में दर्ज।
इस नाम संबंधी बोझ ने पहचान से कटने के नाटकीय निर्णयों को जन्म दिया है। एड्डा गेरिंग ने कभी विवाह नहीं किया और न ही बच्चे पैदा किए, और 2018 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपने पिता का उपनाम बनाए रखा, जिसे उन्होंने जिद्दी वफादारी के रूप में जिया। इसके विपरीत अल्बर्ट स्पीयर जूनियर के चारों बच्चों ने 2017 में उनकी मृत्यु के बाद कानूनी रूप से अपना उपनाम बदल लिया, जिससे हिटलर के वास्तुकार के साथ नाम संबंधी निरंतरता समाप्त हो गई। जोसेफ मेंगले के एक पोते, जो जर्मनी में रहते हैं, एक पूरी तरह अलग उपनाम का उपयोग करते हैं, और उन्होंने अपनी पेशेवर और निजी पहचान अपने कुख्यात दादा से बिना कोई संबंध बनाए विकसित की है। जेनिफर टीगे, एमोन गेट की पोती, एक प्रतीकात्मक उदाहरण है कि यह विरासत पीढ़ियों बाद भी अनपेक्षित रूप से कैसे प्रकट हो सकती है। एक जर्मन मां और नाइजीरियाई पिता से जन्मी और बाद में गोद ली गई जेनिफर ने यह संबंध पूरी तरह दुर्घटनावश खोजा। 38 वर्ष की उम्र में हैम्बर्ग की एक पुस्तकालय में किताबें पलटते हुए उन्होंने क्या मुझे अपने पिता से प्रेम करना चाहिए शीर्षक वाली किताब देखी। उन्होंने कवर पर अपनी जैविक मां को पहचाना और पढ़ने पर जाना कि उनके दादा प्लाशोव के कुख्यात कमांडर थे। यह खुलासा उनके लिए एक गहरी पहचान संकट का कारण बना, जो और जटिल था क्योंकि जेनिफर ने इजराइल में अध्ययन किया था और उनके कई यहूदी मित्र थे। इस अनपेक्षित विरासत से मेल बैठाने की उनकी प्रक्रिया को उन्होंने अपनी किताब मेरे दादा ने मुझे गोली मार दी होती में दर्ज किया है, जो यह दर्शाता है कि नाजी अतीत कैसे अचानक उभर सकता है, भले ही वह समाप्त हो गया प्रतीत होता हो। जेनिफर का मामला इस विरासत में एक अतिरिक्त आयाम जोड़ता है, नस्लीय पहचान का अंतः संयोग। एक अफ्रो जर्मन महिला के रूप में जेनिफर को उन्हीं नस्लीय कानूनों के तहत हीन माना जाता जिन्हें उनके दादा लागू करते थे। यह ऐतिहासिक विरोधाभास, एक साथ नाजी अपराधी की जैविक वंशज होना और उस विचारधारा द्वारा सताए गए समूह का सदस्य होना, उनकी पहचान में अतिरिक्त जटिलताएं जोड़ता है, जिसे जेनिफर ने एक शिक्षिका और कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्यों में गहराई से तलाशा। इस विरासत का दृश्य परिदृश्य पारिवारिक फोटोग्राफ में प्रकट होता है, जो अब ऐतिहासिक अभिलेखों में संग्रहीत हैं। बर्चेस गार्डन के बागों में खेलते हंसते बच्चों की तस्वीरें, वर्दीधारी पुरुषों की गोद में, या अब इतिहास में दैत्य माने जाने वाले व्यक्तियों के साथ मासूम पोज देते हुए। ये फोटो, जो पहले निजी पारिवारिक स्मृतियां थीं, अब ऐतिहासिक वस्तुओं के रूप में पुनर्संदर्भित की गई हैं, यह दर्शाने के लिए कि कैसे घरेलू जीवन नरसंहार की मशीनरी के साथ सह अस्तित्व में था। इन वंशजों के पारिवारिक एल्बम ऐतिहासिक असंबद्धता के दृश्य अभिलेख बन जाते हैं। एडोल्फ आइशमैन की विधवा इर्मगार्ड आइशमैन अर्जेंटीना में ली गई पारिवारिक तस्वीरों को सावधानीपूर्वक संरक्षित रखती थीं, जहां वे रविवार की पिकनिक या क्रिसमस उत्सवों का आनंद लेते एक सामान्य परिवार के रूप में दिखते थे। ये सामान्यता की छवियां उस समय ली गई थीं जब उनके पति झूठी पहचान के तहत छिपकर रह रहे थे। यह दर्शाती हैं कि कैसे मानवचरम बायोग्राफियों को सामान्यकृत कर सकता है। भौतिक वस्तुएं भी इस विरासत के मूर्त माध्यम बन जाती हैं। गुडरुन हिमलर का चांदी का ब्रोच, एड्डा गेरिंग के बचपन के कमरों को सजाने वाली चुराई गई कलाकृतियां, एसएस अधिकारियों के घरों में कैदियों द्वारा बनाए गए खिलौने, इन सभी वस्तुओं में एक अदृश्य भयावह इतिहास समाहित था, जिसे उन्हें पाने वाले बच्चे नहीं समझ सकते थे। इन वस्तुओं की पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरण वंशजों के लिए गहरे नैतिक द्वंद्व उत्पन्न करता है। जब रेनर हेस ने खोजा कि उनके पिता की घड़ी मूल रूप से एक यहूदी कैदी की थी जिसे ऑशविट्ज में मारा गया था, तो उन्होंने इसे एक प्रतीकात्मक पुनर्स्थापन कृत्य के रूप में कैंप संग्रहालय को दान कर दिया। इसके विपरीत कुछ वंशजों ने समान वस्तुओं को निजी रूप से संग्राहकों को बेच दिया, जिससे होलोकॉस्ट विरासत के व्यापारीकरण को लेकर नैतिक विवाद खड़े हो गए। जैसे जैसे नाजी नेताओं की जैविक संतानें वृद्ध होती जा रही हैं और धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं, तीसरी पीढ़ी होलोकॉस्ट के वास्तुकारों के पोते पोतियों की आवाज अधिक प्रमुखता से उभर रही है। 1960 और 1980 के दशक के बीच जन्मी ये पीढ़ी अपने पारिवारिक नाजी अतीत के साथ अधिक दूरस्थ लेकिन कम जटिल संबंध रखती है। इनकी पीढ़ीगत स्थिति अनोखी है, इतनी दूर कि प्रत्यक्ष दोष से बच सकें, लेकिन इतनी पास कि उपनाम का बोझ महसूस कर सकें, और इसने ऐतिहासिक विरासत के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण को जन्म दिया है। अपने माता पिता के विपरीत इन पोते पोतियों ने एक ऐसे जर्मनी में परवरिश पाई है, जहां नाजी अतीत का सामना करना एक संस्थागत प्रक्रिया बन चुका था।
इनके लिए प्रश्न यह नहीं था कि पारिवारिक अपराधों के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां खोजी जाएं, वे अक्सर बचपन से ही ज्ञात होती थीं, बल्कि यह था कि इस जानकारी को कैसे आत्मकथात्मक रूप से समाहित किया जाए। जैसा कि रेनर हेयस ने कहा, मेरे माता पिता को अकल्पनीय को खोजकर स्वीकार करना पड़ा। हम उस ज्ञान के साथ ही पैदा हुए थे। हमारा कार्य खोज नहीं, बल्कि उस इतिहास को अपने जीवन में शामिल करना है। इन वंशजों में से अधिकांश के लिए वृद्धावस्था ने एक प्रकार का आंशिक समाधान लाया है, भले ही वह पूर्ण नहीं हो। हाल की तस्वीरों में ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो आंतरिक संघर्ष के दशकों से चिह्नित हैं। आंखें जो अकल्पनीय ऐतिहासिक अभिलेखों और बचे हुए लोगों के व्यक्तिगत चेहरों दोनों को देख चुकी है। कई ने शैक्षिक या स्मृति संबंधी गतिविधियों में उद्देश्य पाया है, अपने उपनाम के बोझ को ऐतिहासिक स्मृति के प्रति उत्तरदायित्व में बदल दिया है। अन्य ने जानबूझकर सामान्य जीवन में शांति पाई है, एक ऐसे समाज में चुपचाप योगदान दिया है जिसे उनके पूर्वजों ने नष्ट करने की कोशिश की थी। उपनाम की परछाई अब भी बनी हुई है, लेकिन उसका अर्थ विकसित हो रहा है। मूल पीढ़ी के लिए यह एक विनाशकारी टूटन थी, विशेषाधिकार प्राप्त बचपन और कलंकित वयस्कता के बीच। उनके बच्चों और पोते पोतियों के लिए यह एक दूरस्थ लेकिन लगातार बना रहने वाला संबंध बन गया है, जो एक साझा ऐतिहासिक अतीत से जुड़ा हुआ है। 22वीं सदी के स्मृति परिदृश्य में ये व्यक्ति एक अनोखे और अस्पष्ट स्थान पर हैं, न तो अपराधी और न ही पीड़ित, बल्कि विरासत में मिले गवाह, जिनके निजी जीवन मानवता की सबसे बड़ी नैतिक त्रासदियों में से एक की ऐतिहासिक स्मृति से अटूट रूप से जुड़ गए हैं।